अभी थोड़ी देर पहले हमने बौद्धिक गतिविधियों के बारे में बात की थी। उसमें एक पॉइंट था हमारा, एक पॉइंट और है हमारा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका मतलब है वैयक्तिक भिन्नता में इसे कह सकते हैं, जैसे हमने कल भी बात की थी इस टॉपिक पर, कि अगर क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 की सोचने की, समझने की, रिटेंशन पावर, उनकी जो क्षमताएं हैं वो भिन्न भिन्न हैं, उनकी परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं, उनका व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उनको एक ही तरीके से, सभी को एक तरीके से समझ में आए। तो उनके लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, जिससे उनकी जो जो ये भिन्नता है, और भिन्नता के लिए जो तरीका हम निकालते हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए, वही सिद्धांत जो होता है वो हमारा वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहलाता है, मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता है। आगे हम बात करेंगे शिक्षण के स्तर पर। जो हमने गुण कल पढ़े थे उनमें ही एक पॉइंट था शिक्षण के स्तर। इसमें हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं, एक स्मृति के स्तर पर, एक अवबोध के स्तर पर मीन्स अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक आता है हमारा चिंतन के स्तर पर मीन्स रिफ्लेक्टिव लेवल। स्मृति के स्तर का जो अगर हम पहले बात करेंगे स्मृति के स्तर की, स्मृति स्तर क्या है हमारा, मेमोरी लेवल पर हमारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको हम पढ़ाते हैं, पहले हम उसको तथ्यों को रटवाते हैं, पढ़ते रहता है, पढ़ता रहता है, बार बार रिपीट करता है और उन चीज़ों को वो याद करता है। उसको नहीं पता होता कि वो क्या पढ़ रहा है या उनका आगे चल के क्या फ़ायदा होगा, आगे उनका क्या कहाँ पर वो प्रयोग हो सकती हैं। उसको बस सीखने से, उसको बस रटने का कार्य दिया जाता है, वो रटता है। इस चीज़ का सिद्धांत एक जो मेमोरी लेवल का सिद्धांत जो था वो हर्बर्ट, एक जर्मन फिलोसफर थे जिनका पूरा नाम था जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट, उनके द्वारा दिया गया था, जिन्होंने कहा कि जो मेमोरी लेवल है वो हमारा शिक्षण का या सीखने का जो हमारा एक प्रारंभिक चरण है। प्रारंभिक मीन्स जो इनिशियल स्टेज कह सकते हैं, इनिशियल स्टेज पर हम चीज़ों को सीखते हैं। इसकी जो सबसे मुख्य बात है वो है इसका उद्दीपन प्रक्रिया। जैसे एक पंखा होता है, पंखे में कैपेसिटर होता है, पंखा तो है, ऑलरेडी है, बच्चा है। उसी तरह एक रॉ मटेरियल की तरह हमारे पास एक बच्चा होता है, एक शिक्षार्थी होता है, उसको नहीं पता होता कि क्या करना है, कैसे करना है। जो टीचर होता है उसमें स्टिमुलस मीन्स उद्दीपन प्रक्रिया, एक जैसे कैपेसिटर का कार्य होता है पंखे में, एक हाई वोल्टेज थोड़ा करंट प्रोवाइड करता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है, फिर वो अपनी गति पे घूमने लगता है। उसी तरह जो हमारा मेमोरी लेवल है, टीचर के द्वारा उसको एक निर्देश दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसके बाद वो पढ़ना शुरू करता है, उन जो तथ्य होते हैं तथ्यों को याद करने लगता है और उनको अच्छे से अपनी मेमोरी लेवल पे ले जाता है। उसके बाद जो उसके गुण हैं अच्छी मेमोरी के क्या है, प्रतिधारण, रिटेंशन, रिकॉल इत्यादि हम कह सकते हैं। प्रतिधारण मीन्स उसकी रिटेंशन पावर, उसने कितना याद किया है। दूसरा है सीखने की तीव्रता, कितनी जल्दी उन चीज़ों को याद कर लेता है, कि कोई तथ्य, कोई कार्य जो बताए गए हैं उनको कितनी जल्दी, किस गति से वो याद कर लेता है। तीसरा है वांछित तथ्यों का अभिज्ञ स्तर पर लाना, मीन्स जब मान लीजिए कि किसी बच्चे को 1 से 10 तक गिनती सिखाई गई और सामने 10 फल रख दिए गए और बच्चे से पूछा गया ये कितने हैं, तो उसने तुरंत वो गिनती याद करके 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करके, कोई बच्चा 1 2 3 4 उंगलियों पे काउंट कर रहा है, कोई बच्चा एक एक करके रख रहा है, कोई बच्चे ने सीधा उंगली रख के सीधा काउंट कर दिया। वो चीज़ें हैं, कितनी जल्दी उन चीज़ों को सीख पाता है, कितनी जल्दी उन चीज़ों को तुरंत से रिवाइज कर पाता है। इसके लिए जो प्रश्न हम होते हैं, मौखिक प्रश्न हो सकते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं वो हो सकते हैं। दूसरा है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन्स अवबोध स्तर। इसकी जो सिद्धांत दिया था वो मॉरिसन के द्वारा दिया गया था। इसका जो मुख्य चीज़ें हैं हम कह सकते हैं कि याद करना मीन्स मेमोरी लेवल, प्लस में अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन्स समझना, उन चीज़ों को समझना। याद करने के बाद हम उन चीज़ों को कैसे वो चीज़ें कार्य करती हैं। इसका सबसे जो मुख्य चीज़ है वो है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण हम रस सिद्धांत, जो हमारा हिंदी साहित्य में रस के बारे में जो हम पढ़ते हैं, भरत मुनि द्वारा जो रस निष्पत्ति के बारे में बताया गया था, उसी में ही एक सामान्यीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है नाट्य में जो मुख्य जो हमारे पास जो नाटककार जो होता है वो, और जो दर्शक होता है वो, या फिर जिस व्यक्तित्व के ऊपर नाटक किया जा रहा है, मान लो रामायण के ऊपर अगर कोई नाटक किया जा रहा है तो राम की
जो भावात्मक अनुभूतियां हैं उनको जब दर्शक जो होता है वो स्वयं महसूस करने लगता है, तो उसको एक कह सकते हैं कि सामान्यकरण की प्रक्रिया है, सामान्यकरण हो रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, जो चीज़ें हम याद करते हैं या याद करवाते हैं शिक्षार्थियों को, उन्हीं चीज़ों को शिक्षार्थी जो होता है सामान्यकरण करता है, उनको अपने ऊपर लागू करके देखता है। उसके आधार पर वह अवधारणा है, मीन्स एक सोचता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, एक अवधारणा है, अपनी विचारधारा जनरेट करता है और आगे अपने सिद्धांत बनाता है कि मुझे गलत रास्ते पे चलना है, सही रास्ते पे चलना है, मुझे इस रास्ते पे चलना है या इस तरह से अपना जीवन निकालना है। इस तरह की उसमें जो अवधारणाएं हैं, सिद्धांत, वो अपने नियम, अपने कानूनों, कुछ सीमाएं अपनी निश्चित कर लेता है। आगे है संकल्पना। संकल्पना भी कहीं ना कहीं एक तरह से अवधारणा की ही तरह ही है। संकल्पना मीन्स हमारे पास कोई चीज़ होती है, मान लो कोई ब्लैक बोर्ड है, कोई सेब है, तो हमारे पास इतनी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ये हम कह सकते हैं कि एक सेब को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, वो एक फल है, सर्दियों में लगता है, बर्फीले इलाकों में लगता है। इस तरह से हम जो चीज़ों के बारे में कल्पनाएं प्लस में अपना जो विचारधारा है वो बनाने लगते हैं। आगे है परिभाषा देना। जैसे हमारे पास कोई पारिभाषिक शब्दावली है, या कह सकते हैं कि एक पेन है, ये कह सकते हैं कि एक पेंसिल है, तो उसके बारे में हम किस तरह से उस चीज़ को परिभाषित करते हैं, जिसका मुख्य आधार होता है हमारी भाषा। हमारी भाषा जितनी परिशुद्ध होगी उतनी ही अच्छे तरीके से हम परिभाषा किसी वस्तु की दे सकते हैं। इसके लिए जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ऐसे टाइप में हमारे निबंधात्मक, एक निबंध के तौर पे, जैसे 10 नंबर का, 15 नंबर का, 16, 20 नंबर का हम अपनी स्नातक और उच्च स्नातक की कक्षा में देते आए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में कुछ 50-100 शब्दों में कुछ उत्तर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सीधी सी बात है, शुरू में बच्चे को अगर हम सिखाते हैं तो उस पर हम एक टिप्पणी लिखवाना पसंद करते हैं। उसको नहीं पता होता उसमें विशेष चीज़ें क्या हैं, उसको बस पढ़ने से याद मतलब है कि उसको इतना पढ़ना है और उसको इतना ही लिख देना है। रिफ्लेक्टिंग लेवल में क्या है, बच्चे के समझ जो पैदा हो जाती है, तो उसमें से जो खास तथ्य हैं उनको निकाल कर वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकाल सकता है। उसकी जो वैचारिकता है वो डेवलप हो जाती है, उसी आधार पर वो ऑब्जेक्टिविटी को जनरेट कर पाता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी हम कह सकते हैं कि जैसे कि इसमें ये दो चीज़ें हमारे सामने होती है, एक सब्जेक्टिविटी होती है, एक ऑब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिविटी में क्या होता है, हमारे पास जो एक सब्जेक्ट होता है, मीन्स हम खुद एक अपनी थॉट, अपनी विचारधारा के आधार पर हम जवाब देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम बहुत सारे लोगों के अनुभवों को, शिक्षाओं को, किताबों को पढ़कर बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ को देखते हैं, उसके आधार पर हम उस चीज़ का इस प्रश्न का जवाब देते हैं। इसके लिए हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, पीपीटी स्लाइड्स दे सकते हैं, संयोजन मीन्स हम किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके में संयोजित या एक आयोजन कर सकते हैं, उन चीज़ों को सीक्वेंस में लगा सकते हैं। किस आधार पर, वैचारिक आधार पर, मीन्स अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। तीसरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग लेवल, चिंतन स्तर। इसका जो सिद्धांत दिया था वो हंट के द्वारा दिया गया था। ये जो है हमारा एक समस्या केंद्रित होता है, शिक्षण का स्तर समस्या पर केंद्रित होता है। मुक्त और स्वतंत्र वातावरण, मुक्त और स्वतंत्र वातावरण से मतलब है जो जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं, एक कोई स्टूडेंट है कॉलेज में पढ़ता है, वो जो शिक्षण होता है वो शिक्षक आधारित न होकर शिक्षार्थी आधारित होता है। तो बच्चा जो होता है, या जैसे कह सकते हैं ऑनलाइन स्टडी आजकल हम करते हैं, यूट्यूब से हम पढ़ते हैं, तो हमें पता होता है कि हम किसी बंधन में नहीं हैं, हम किसी कक्षा में नहीं हैं, हमको खुद से मुक्त हैं, और हमें जो अपना स्टडी एनवायरनमेंट, हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं या घर पे बैठ के खुद से अकेले रूम में पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल, एक लचीला वातावरण हम खुद के लिए तैयार कर लेते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। समस्या केंद्रित जो इसी में ही अगर हम पिछला लेवल देखते हैं तो शिक्षक आधारित है, पेडागोजिकल होती है, और यहाँ पे आके ये क्या हो जाती है हमारी एंड्रागोजिकल, मीन्स शिक्षार्थी आधारित हो जाती है। ये हमारी समस्या जो हमारी टॉपिक्स मेन, सपोज कीजिए हमारे को एक टॉपिक टफ लग रहा है, तो हमको हमारी जो ड्यूटी है, हम क्या करेंगे, उस समस्या को पहले हल करेंगे, बाकी चीज़ें जो हमें आती हैं हम उनको स्किप कर देंगे। तो ये है समस्या केंद्रित।
विचारशीलता, हमको ये पता होता है कि हमको कौन सी चीज़ें पहले करनी है, कौन सी चीज़ें बाद में करनी है, उसकी हमें ये समझ आ जाती है कि किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है और किन चीज़ को नेग्लेक्ट करना है। आगे है समस्या निवारण, आलोचना, अनुसंधान। अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिंग लेवल में ही क्या चीज़ें होती हैं। समस्या का निवारण, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनका निवारण हम कैसे करना है, और हमारे पास कुछ तथ्य हैं, उनके बारे में सही गलत ठीक जीवन में आगे आने के लिए उपयोगी हैं नहीं हैं, उससे संबंधित कुछ डाटा, कुछ रिसर्च करके हम उनको उनको विवेचित कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं तथ्यों की कि ये हमारे काम के हैं या नहीं हैं। आगे चीज़ें हैं इसमें मनोवृत्ति, विचार और भागीदारी। मनोवृत्ति होती है हमारा एटीट्यूड, विचार होते हैं हमारे थॉट्स, भागीदारी होती है हमारी जैसे किसी चीज़ में हिस्सेदारी कह सकते हैं। तो जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वो निर्भर करता है हमारी मनोवृत्ति पर। सपोज कीजिए एक गिलास है, एक गिलास में आधा भरा हुआ है, ये किससे? पानी से। जो हमारी वृत्ति, हो सकता है एक व्यक्ति इसको खाली को देख रहा है, एक व्यक्ति देख रहा है कि ये पूरा आधा भरा हुआ है। तो ये हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं और हम उसके बारे में क्या विचार लेके आते हैं। यही चीज़ें, यही विचारधारिता हमें दूसरों से अलग करती है। ये जो होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है पाठ्यचर्या और एक्सपीरियंस, जो हमारी निर्भर करता है। एक तो हमारी पाठ्यचर्या, जो हम कोर्स ले रहे हैं या जो हम अपना पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक स्पेशल कोर्स को, कैरिकुलम को हम फॉलो कर रहे हैं, वो साथ साथ में टीचर्स का अनुभव जो होता है उस पर निर्भर करता है। इसके लिए हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हमारे सामने निकल के आती है, जो हमारा मेमोरी लेवल होता है वो हमारा तथ्यात्मक ज्ञान होता है, मीन्स फैक्चुअल नॉलेज। ये हमारा कंसेप्चुअल नॉलेज। ये हमारा बिहेवियरल नॉलेज। तथ्य क्या होते हैं? जैसे किसी की अगर हम महात्मा गांधी के बारे में बात करें, इतिहास के बारे में बात करें, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे तथ्य होते हैं। जैसे डेट्स होती हैं, कोई तारीखें दे रखी होती हैं, उसमें जन्म, मृत्यु, ये क्रांति, वो क्रांति, ये इस सन को हुई, ये उस सन को हुई, ये उस वर्ष हुई, ये सम्मेलन इस वर्ष हुआ। ये जो हमारे पास बहुत सारी डाटा है, लिस्टिंग जिनको हम कर सकते हैं, एक वो हम कह सकते हैं कि हमारे पास तथ्य हैं बहुत सारे। आगे हैं वैचारिक मीन्स हम उसकी समझ पैदा करना, कंसेप्चुअल, विचार के आधार पर कंसेप्ट। अगर यहाँ पे तथ्यों की बात करें, मीन्स कोई क्रांति हुई है, क्रांति 1857 की क्रांति हुई है, कब हुई है? 1857 में। तो 1857 में होना ये तो है उसका फैक्ट, और उसके कारण, उसकी परिस्थितियाँ, उसकी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों के बारे में जो हम विचार करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम लेखन करते हैं, वो हमारा वैचारिक ज्ञान आता है। आगे है व्यावहारिक। उन्हीं चीज़ों को व्यावहारिक रूप में प्रयोग करके हमारा 1947 का जो आज स्वतंत्रता आंदोलन था, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से प्रभावित था। तो उसकी जो अच्छी चीज़ें थी उनको हमने प्राप्त करके, गेन करके 1947 का, मान लो हमने आज स्वतंत्रता आंदोलन जो भी किया, उसमें हमने उन चीज़ों को व्यावहारिक तौर पर प्रयोग किया। इस तरह से ये तीनों चीज़ें हैं, स्मृति लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अबोध स्तर और चिंतन स्तर, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। आगे शिक्षण के हम कुछ पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। इसका कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जो दोनों में कॉमन बात है वो हम कह सकते हैं कि दोनों में एक विवरण होता है, दोनों में डिटेल्स दे रखी होती हैं कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम क्या है, उसको कैसे कार्य करता है, उसका कितना कंटेंट होना चाहिए, इस तरह की कुछ विवरण, कुछ जानकारी हमें दी हुई होती हैं। दूसरा कह सकते हैं इसकी अनुशीलन क्रियाएं होती हैं, मीन्स इसको फॉलो करना होता है, किस तरह से फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें हमारे पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम दोनों में बताई हुई होती हैं।
इसके लिए तीसरी चीज़ है पाठ्य पुस्तक और सामग्री। इसके लिए जो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों के लिए हमें कुछ पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है और कुछ पाठ्य सामग्री की आवश्यकता होती है, जो शिक्षक द्वारा हमें इस शिक्षार्थी को प्रदान कर दी जाती हैं, ये बताई जाती हैं। चौथा सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है इसका, वो है मूल्यांकन करना। जो भी हमें सिलेबस, जो भी हमें टास्क दिया गया है, उसका हम मूल्यांकन कर रहे हैं कि वो उसको बच्चा सीख रहा है और किस स्तर पर कितना सीख पा रहा है और उसको कितना वह व्यवहार में ला पा रहा है। दोनों की तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम क्या है, वर्णनात्मक होता है। वर्णन मीन्स हमारे पास कुछ कंटेंट दे दिया होता है। जैसे अगर हम बात करें स्कूल लेवल पे, 12th लेवल की अगर हम किसी की बात करें तो उसमें हमें बता दिया कि हिंदी की इस किताब में प्रेमचंद की 2 कहानी होंगी, महादेवी वर्मा का ये संसिमरन ये चित्र जो वो होगा, रेखा चित्र होगा। इस तरह से कुछ स्पेसिफिक कंटेंट हमें दे दिया जाता है, जिसका वर्णन उसके कंटेंट में विषय सूची में दिया हुआ था। जबकि वहीं पर जो हमारी पाठ्यचर्या है वो एक निर्देशात्मक होती है। निर्देश मीन्स कह सकते हैं कि जो मांग करता है, पाठ्यचर्या जो मांग करती है वो यह मांग करती है कि कम से कम हिंदी से, अगर हम हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी विषय के लिए कम से कम 2 मुख्य कोई भी प्रसिद्ध लेखकों या 3 प्रसिद्ध लेखकों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह से पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर है। आगे है जो पाठ्यक्रम होता है वो विषय बोध मीन्स एक स्पेसिफिक चीज़ को कवर करता है, जबकि जो पाठ्यचर्या होती है वो हमारे कोर्स को क्या करती है, कलेक्ट करके चलती है। विषय बोध से मतलब हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में मात्र एक किताब को, एक पुस्तक को या 4 पुस्तकों को हमें कवर करना होता है, जबकि पाठ्यचर्या में क्या है, उसके साथ साथ में खेल एक्टिविटी हो गई, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, या कैंपिंग, एनएसएस कैंप, एनसीसी कैंप, इस तरह के अन्य जो हमारी जो स्टूडेंट बेस्ड अदर एक्टिविटीज़ हैं उनको इसमें शामिल कर लिया जाता है। भाषण हो गया, नाटक हो गया, रंगमंच हो गया, चित्रकला हो गई, इस तरह की जो अलग से जो क्रियाएं हैं उनको शामिल कर लिया जाता है। इसीलिए जो पाठ्यक्रम होता है वो थोड़ा संक्षिप्त स्तर का होता है और इसी वजह से पाठ्यचर्या जो होती है वो विस्तृत स्तर की होती है, क्योंकि उसका जो क्षेत्र है, क्षेत्रता है, जो उसकी व्यापकता जो है बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, आगे है पाठ्यक्रम जो होता है वो निर्धारित करता है हमारा राज्य बोर्ड। जैसे कि कुछ सिलेबस जो होता है हमें राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, या NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा हमें दिया जाता है। जबकि जो पाठ्यचर्या होती है, पाठ्यचर्या कहीं ना कहीं हमारे जो समाजशास्त्री होते हैं कि समाज का विकास इस तरह से होना चाहिए, बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, उनको स्किल डेवलपमेंट, ITI या वोकेशनल ट्रेनिंग साथ साथ में, या फील्ड नॉलेज, या फिर एक्सपेरिमेंट अधिक से अधिक कराना, वो चीज़ें हो सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी बीटेक कॉलेज की बात करें और IIT की बात करें तो NIT की बात करें तो उनमें बस यही फ़र्क रहता है कि उन्हें प्रयोगशीलता के आधार पर, उनकी एक्टिविटीज़ के आधार पर उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। आगे है जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका एक सीमित टाइम होता है कि उसका 1 वर्ष में हमको निपटारा करना ही होता है और उसके बाद हमें उसका मूल्यांकन करना होता है। जबकि जो पाठ्यचर्या होती है उसके कोर्स समाप्ति तक, जैसे कि बीटेक का है, बीटेक मीन्स 4 साल का कोर्स मान लीजिए, तो वो कोर्स जो है पाठ्यचर्या होगी वो 4 साल की होगी, जिसमें पाठ्यक्रम सहित कुछ अन्य आउटर एक्टिविटीज़ भी शामिल होंगी। खेल हो सकते हैं, कला हो सकती है, कुछ भी वैज्ञानिक हो सकते हैं, साइंटिफिक कोई चीज़ें हो सकती हैं, रिसर्च हो सकते हैं, प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ें उसमें पाठ्यचर्या में शामिल होंगी। अच्छा, पाठ्यक्रम जो होता है वो अध्यापक के अनुसार भिन्न हो सकता है। यहाँ पर ये चीज़ें इसमें विशेष है कि जो पाठ्यक्रम होता है, जैसे रेफरेंस बुक की बात करें, अगर कोई टीचर कहता है कि इस सब्जेक्ट के लिए, इस विषय के लिए, MA या BA में कोई टीचर कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं कि इस विषय के लिए इस संदर्भ पुस्तक को आप पढ़ लीजिए। जैसे कबीर के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल, या इस तरह से श्याम सुंदर दास, इस तरह से बहुत सारे जो आलोचक हुए हैं उनकी हम संदर्भ पुस्तकों को पढ़ते हैं। जबकि जो पाठ्यचर्या होती है उसमें सभी के लिए वो क्या होता है, वो समान होता है।
उसकी वो बस जो पाठ्यचर्या हो बस यह मांग करता है कि कबीर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, ये है वह, ये चीज़ वो नहीं निर्धारित करता कि किस लेखक को या किस बुक को या किस पुस्तक को वो लगाना चाहते हैं। तो ये दोनों में मुख्य डिफरेंस है।